हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आशुतोष सिंह। आशा है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे और एक बार दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूं गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे राज्य सरकार की से संबंधित कोई परीक्षा हो या केंद्र सरकार से संबंधित कोई परीक्षा हो, ये टॉपिक ऐसा है कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो आज की चर्चा है वो संविधान सभा के अगले जो भाग में होने जा रही है और उसमें संविधान का जो विदेशी स्रोत है उस पर हम आइए चर्चा करते हैं। तो संविधान का विदेशी स्रोत जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संविधान की एक विशेषता भी है कि हमारा जो संविधान है वो विदेशी तत्वों से लिया गया है। और कुछ हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं जिनका ये मानना है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। अर्थात हमारे संविधान विशेषज्ञ ने दुनिया के तमाम संविधान रूपी फूलों को तोड़ करके अपने संविधान रूपी गुलदस्ते को सजाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी दुनिया के तमाम सारे महत्वपूर्ण रिसोर्स थे तो उसको एज इट इज इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि दूसरे देशों के जो भी तमाम चीज़ें हैं उसको अपने सामाजिक, धार्मिक या विधिक या भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए और उसमें बदलाव करते हुए तब जा कर के इसमें शामिल किया है। तो ये कह देना कि एकदम से एज इट इज शामिल किया गया है तो ये भी तर्कसंगत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इसमें सच्चाई भी है कि भारतीय संविधान बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो आलोचक जो भी कहें, लेकिन ये सत्य है कि सच्चाई या अच्छाई जहाँ जहाँ पर भी जाती है तो उसका कहीं न कहीं जो रिजल्ट निकल के आता है वो अच्छा ही होता है, वो बुरा नहीं होता है। अब देखिए, संविधान का जो विदेशी स्रोत है इसको हम लोग दो भागों में चर्चा कर सकते हैं। तो दो भागों में चर्चा होगी। जैसे विदेशी स्रोत में स्रोत को आप दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ए पार्ट में आंतरिक स्रोत है, आंतरिक स्रोत, और आप बी पार्ट में, जो आपका बी पार्ट है, इसमें आप बांटेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब हुआ कि अर्थात कुछ ऐसे आंतरिक स्रोत हैं जो ब्रिटिश शासकों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला है आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और दूसरा आप कह सकते हैं ब्रिटेन। हालांकि भारत शासन अधिनियम भी ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है और हम इसको इसलिए आंतरिक स्रोत मान रहे हैं या इंटरनल रिसोर्स मान रहे हैं क्योंकि हमारे देश में शासन हमारा नहीं था, बल्कि हम लोग जो है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। तो स्वाभाविक है कि विदेशों की जो भी सत्ता थी उसमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। और ना सिर्फ इन लोगों ने शासन किया था बल्कि हमारे सामाजिक, धार्मिक, विधिक, राजनीतिक सारे परिदृश्य को बदला भी था और उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया था। इनके जो भी परिवर्तन रहे हों उसमें फ़ायदा कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को अधिक मिला था और भारतीयों को फ़ायदा कम मिला था। लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा जो संविधान है उसमें इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और ब्रिटेन, इनका सबका योगदान यहाँ पर माना जाता है। तो आंतरिक इसलिए कह देते हैं क्योंकि शासन यहाँ पर अंग्रेजों का था। अब देखिए, विदेशी स्रोत में बहुत सारे देश हैं। तो जैसे यूएसए हो गया, यूएसए, या मान लीजिए जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया,
दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, या जैसे रूस भी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, या इसके अलावा जैसे आयरलैंड हो गया, आयरलैंड, कनाडा हो गया, कनाडा, तो ये आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका, इन सब का शासन हमारे भारत पर नहीं था, तो इसलिए हमने इनको विदेशी स्रोत में रख दिया। जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और ब्रिटेन, ये तो ब्रिटिश इंडिया से ही जुड़े रहे हैं, तो इनका आंतरिक स्रोत में हमने रखा है। अब आइए इसमें चर्चा करते हैं कि संविधान में किसका किसका कितना प्रभाव रहा है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो आप तुरंत बताइएगा कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसका प्रभाव इतना था कि जब देश आपका आज़ाद हो गया था तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जब तक भारत और पाकिस्तान का संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत में जो भी शासन व्यवस्था होगी या पाकिस्तान में जो भी शासन व्यवस्था होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। और वर्तमान में भी संविधान में जो भी जितने आर्टिकल्स हैं, जैसे मूल संविधान में कुल आर्टिकल की संख्या कितनी थी, 395। तो 395 में से 250 आर्टिकल्स वो किससे लिए गए हैं लगभग, तो आप बताएंगे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो तुरंत बताइएगा 1935 का है। और इसमें 250 से अधिक ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस अधिनियम से लिए गए हैं। और इस अधिनियम को बनाने में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो साइमन कमीशन से हुई थी 1928 से। उसके बाद फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में तब जाकर के इसे ठोस योजना के रूप में इसको रखा गया था। तो कभी पूछा जाए कि 35 जो आया है इसको पहली बार ठोस योजना के रूप में कब प्रस्तुत किया गया था, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में किया गया था। तो आज़ादी से पहले या संविधान के लागू होने से पहले सबसे बड़ा जो अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था, जो सबसे बड़ा सुधार हुआ था प्रशासनिक, उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका किसकी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो 250 से अधिक आर्टिकल हमारे इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या कहा गया था, तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है वो 1935 में क्या क्या दिया गया है, तो आप बताइएगा कि जैसे पहला है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इसी अधिनियम की देन है और इसी अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना पहली बार जो की गई थी 1935 अधिनियम के तहत 1937 में की गई थी। और इसका जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस ग्लेवर, तो इसका चीफ जस्टिस था। तो न्यायपालिका 1935 की ही देन है। और इसमें जैसे संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, तो संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन कब किया गया था, 1935 में। इसको पहले
फेडरल सर्विस, जैसे यूपीएससी कहा जाता है, तो इस समय इसको जो है संघीय लोक सेवा आयोग कहते थे, मतलब फेडरल सर्विस कमीशन से जोड़ा जाता था। बाद में 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग किया गया। संघ लोक सेवा आयोग किया गया। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग को पहले किस नाम जानते थे, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम जानते थे, संघीय लोक सेवा आयोग के नाम जानते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके संघ लोक सेवा आयोग किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग जो दिख रहा है, या दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, वो किस अधिनियम की देन है, तो 1935 अधिनियम की देन है। और इतना ही नहीं, इसी समय भारत में केंद्रीय बैंक जिसको आप लोग आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1935 में हुई थी। और इसके जो पहले गवर्नर रहे हैं, तो उनका नाम था बोर्न स्मिथ, तो इसके जो हैं पहले गवर्नर थे। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में जो पहली और बड़ी शुरुआत हुई है विदेशी स्रोतों को लेकर के, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की एक बड़ी भूमिका रही है। और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो न्यायपालिका की चर्चा इसमें की थी, और संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, और इसके साथ साथ आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये पहला अधिनियम था जिसने बड़ा बदलाव किया। अब उसके बाद बात होती है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विदेशी रिसोर्स में भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस देश का है, तो आप बताइएगा ब्रिटेन का। और इंडियन गवर्नमेंट अधिनियम भी किस देश की देन है, तो भी आप बताइएगा ब्रिटेन की ही देन है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था, तो इसलिए ज़्यादा प्रभावित करने में सफल रहे हैं। तो जैसे अब इसमें क्या क्या लिया गया है, तो बताइएगा कि इसमें जो लिया गया है ब्रिटेन से, जैसे संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली, इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता, इसके अतिरिक्त विधि का शासन, और विधि के शासन के साथ साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, और द्विसदनीय व्यवस्था, और इतना ही नहीं, संघीय मंत्रिपरिषद भी किसकी देन है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन की देन है। अर्थात सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश का रहा है, तो ब्रिटेन का रहा है। तो देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदनीय व्यवस्था है, संघीय मंत्रिपरिषद है। तो संसदीय प्रणाली इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो संसद है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो कार्यपालिका पर होता है,
और हमारी जो सरकार है उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा भी संसद से जुड़ा हुआ एक अंग है। सरकार का बनना, बिगड़ना या चलना वो किस पर डिपेंड करता है? संसद पर करता है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर संविधान का मुखिया राष्ट्रपति होता है और वहाँ पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, तो ऐसे प्रणाली को हम लोग संसदीय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता है, तो भारत में एक प्रकार की नागरिकता है, अर्थात सिर्फ संघ की नागरिकता है, राज्य की नागरिकता नहीं है। तो इसके कई फायदे भी हैं। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो दो प्रकार की नागरिकता है, स्टेट की अलग है और यूनियन की अलग है। लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संघ की नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। तो जिस देश में एक ही नागरिकता होती है उसको हम लोग एकल नागरिकता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमारे भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, क्योंकि कुछ भी ओरल नहीं है बल्कि कानून बना करके ही और कानून का नियंत्रण स्थापित करके ही भारत में कानून को लाया जाता है। सब कुछ कानून के अकॉर्डिंग ही होता है, मौखिक कुछ भी नहीं होता, परंपरा पर कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो कानून का शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए इसमें विधि निर्माण प्रक्रिया है। तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी जैसे कोई भी बिल है तो प्रस्ताव के जरिए लाया जाएगा और वो बिल पहले लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फिर हस्ताक्षर के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जिस प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा में ला करके और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग विधि निर्माण प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 105 के तहत संसद को विशेषाधिकार भी दिया गया है। तो इस पर चर्चा आगे किया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें संसद विशेष रूप से दिखाई देता है। और द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात जो राज्यसभा है या लोकसभा है तो वो दो सदनों वाली व्यवस्था है और उस पर जो नियंत्रण होता है तो वो उस पर नियंत्रण किसी का नहीं होता, क्योंकि संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो बिल पारित करने की बात है या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की बात है तो वो दोनों सदन करते हैं और दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा प्रमुखता के साथ इनका नाम लिया जाता है। अब देखिए इसमें संघीय मंत्री परिषद है। तो संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बताइएगा कि इनकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति है। और संघीय मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी आ जाता है, राज्य मंत्री आएगा, फिर उप मंत्री आएगा। तो इसमें कई भाग होते हैं, उसमें जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारी बातें जो ली गई हैं आप सीधा बता दीजिएगा कि ब्रिटेन से ली गई और ब्रिटेन का प्रभाव हमारे संविधान में सबसे अधिक है। अब आइए चर्चा करते हैं अमेरिका पे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो यूएसए से आप बताएंगे कि जैसे सबसे पहले है स्वतंत्र न्यायपालिका दूसरा है मौलिक अधिकार और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है, पुनरावलोकन आ जाएगा इसमें, न्यायिक पुनरावलोकन। और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति भी इसमें आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति या निर्वाचित राष्ट्रपति,
हालांकि निर्वाचन में अंतर है अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के, लेकिन निर्वाचित दोनों होते हैं। तो निर्वाचित राष्ट्रपति भी आ जाएंगे इसमें। और निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ साथ जैसे विधि के समक्ष संरक्षण की प्रक्रिया भी इसी में आएगी। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर ये पूछा जाए कि विधि की समझ समानता कहाँ से ली गई है, तो समानता की जो बात है वो ब्रिटेन से है, और जो संरक्षण की बात है वो आप बताएंगे अमेरिका से ली गई है। और इसके अलावा और क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट बोला जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना का विचार भी इसमें है। तो विचार सबसे पहले यहीं पर आया है, प्रस्तावना का विचार। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा आप बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन विचार जो आया सबसे पहले वो कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। तो ब्रिटेन के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारे संविधान को प्रभावित किया है, वो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, अर्थात आर्टिकल 131 और 132 में कहा गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का, उसकी वैधता की जांच कर सकता है, और यदि वो कानून अगर सही नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का भी अधिकार किसे होता है, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो जो कानून की वैधता की जांच की जाती है उसी प्रक्रिया को हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जानते हैं। और ये न्यायिक पुनर्विलोकन का जो शुरुआत है वो कहाँ से किया गया है, तो अमेरिका से किया गया। तो न्यायिक पुनर्विलोकन में दो देश चल रहे हैं, एक अमेरिका और दूसरा भारत है। लेकिन इसमें ज़्यादा अधिकार किस देश को दिया गया है, तो आप बताएंगे वो भारत को दिया गया है, क्योंकि अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है तो उस पर दोबारा प्रधानमंत्री बिल पारित नहीं करा सकते हैं। जबकि अमेरिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर असंवैधानिक घोषित कर भी देता है तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो नया बिल ला करके और वहाँ पर कानून का निर्माण कर सकता है। तो शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय भारत का अधिक है और अमेरिका का उतना अधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन दोनों जो बातें हैं वो अमेरिका से ही ली गई है। बाकी विधि के समझ संरक्षण है, क्योंकि संविधान का संरक्षक या मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में भी उपराष्ट्रपति होता है और उनके देश में भी उपराष्ट्रपति होता है। हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और उनका जो उपराष्ट्रपति है सीनेट है तो अपने यहाँ का अध्यक्ष होता है। तो ये पद वहीं से लिया गया है। जैसे मेरे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वैसे उनके यहाँ भी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बस वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय सरकार है। और हमारे यहाँ जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि हमारे भारत में संसदीय सरकार है, अर्थात हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के बराबर होता है। अब इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, तो आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाई जाती है। इस पर चर्चा आगे की जाएगी। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, पुनर्विलोकन है, उपराष्ट्रपति है, निर्वाचित राष्ट्रपति है, विधि के समझ संरक्षण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, प्रस्तावना का विचार है। इसके अतिरिक्त जैसे संविधान की सर्वोच्चता भी अगर पूछा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता ये भी आप बताएंगे अमेरिका से लिया गया है। सबसे ऊपर किसे माना जाता है, तो संविधान को माना जाता है।
और ये बात अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड, तो आयरलैंड से आप लोग जानते ही होंगे कि इसका जो प्रभाव है आयरलैंड से, तो नीति तत्व है, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए हैं, यह आयरलैंड से ही प्रभावित है। तो देखिए इस समय 3 देश हैं जो निश्चित तत्व चल रहे हैं, आयरलैंड हो गया, इंडिया हो गया और स्पेन हो गया। तो 3 देश ऐसे हैं जहां पर निश्चित तत्वों का प्रावधान किया गया है और ये राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, उस पर आगे चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई राष्ट्रपति के, तो आयरलैंड से ली गई है। और इसके अतिरिक्त जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन जो नॉमिनेट करते हैं, मनोनयन, आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब ये 12 सदस्य कौन से होते हैं, तो जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सोशल वर्क मतलब समाज कार्य, पब्लिक एड, लोक प्रशासन या खेलकूद के जो विशेषज्ञ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे बाद में किसको जोड़ा गया है, खेलकूद को जोड़ा गया है, 2010 में जोड़ा गया है। तो ये कई क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सोशल वर्क, पब्लिक एड, लोक प्रशासन, खेलकूद। तो इन सब में सबसे बाद में 2010 में खेलकूद को जोड़ा गया है। और खेल के क्षेत्र से जाने वाले जो पहले सांसद हैं, तो आप बताइएगा, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए थे। बाकी कला के क्षेत्र में अगर पूछा जाए, तो कला के क्षेत्र में जाने वाले जो पहले अभिनेता हैं वो पृथ्वीराज कपूर है, पृथ्वीराज कपूर। और अभिनेत्री में अगर पूछा जाए पहली कौन है, तो अभिनेत्री में जैसे नरगिस दत्त हैं, नरगिस दत्त है। बाकी बाद में कई लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो देखिए आयरलैंड से 3 बातें आपको पता चली, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, नीति निर्देशक तत्व, और निषेधक तत्व के बाद जैसे और भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये आयरलैंड की बात हो गई। अब उसके बाद है कनाडा। कनाडा को पहले ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका इसलिए कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका तो भौगोलिक वजह से कहा जाता है क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका में है और अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर भी था। कॉमनवेल्थ में ये भी एक सदस्य के रूप में है, तो ब्रिटिश के अंतर्गत होने की वजह से इसका नाम पड़ गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए कनाडा से क्या लिया गया है, तो आप बताएंगे संघात्मक व्यवस्था। इसके अतिरिक्त
जैसे शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण, जैसे संघ को अलग दिया गया है, प्रावधान संघ सूची में है और राज्य सूची में राज्य के लिए दिया गया है, तो सबके विषय जो है मैटर्स हैं उसको डिवाइड किए गए हैं और ये प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा जैसे भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का जो संघ शब्द आया है तो वो कनाडा की ही देन है। राज्यों का संघ, राज्यों के संघ के साथ साथ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, तो प्रत्येक राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, तो भी कनाडा से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, तो ये भी कनाडा से ही लिया गया है। देखिए अवशिष्ट जो विषय होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत, अवशिष्ट के अंतर्गत वो विषय आते हैं जो किसी भी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होता है। तो जो यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, अब लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, तो आप बताएंगे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कनाडा से लिया गया। तो देखिए कनाडा से संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का अलगाव है, राज्यों का संघ है, राज्यपालों की नियुक्ति है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो ये सब कनाडा के संविधान से प्रभावित है। और अगर कनाडा ऑप्शन में ना हो और अगर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब इसके अतिरिक्त जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी की वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से जैसे आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, निलंबन, अधिकारों का निलंबन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो निलंबन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कब किया जाएगा, जब देश में राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। तो ये प्रक्रिया जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। बस दो ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है 21, तो 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय अस्थायी रूप से इसे निलंबित कर सकता है। तो निलंबन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो आप तुरंत बताइएगा, जर्मनी से लिया गया है। अब इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो आप बताएंगे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जो दिया गया है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी होता है और राज्य विधानमंडल को भी होता है। अगर कोई टकराव आता है तो वरीयता किसको दी जाएगी, तो आप बताएंगे संसद को दी जाएगी। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के व्यापारिक संबंध भी यहीं से लिए गए हैं, केंद्र तथा राज्य के व्यापारिक संबंध भी यहीं से लिए गए हैं, व्यापारिक संबंध। इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिवेशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि
संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार 108 में दिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन किसका होता है? तो राज्यसभा का होगा, लोकसभा का होगा। तो मान लीजिए किसी भी सदन में बिल लाया गया, तो अगर उस सदन ने बिल को रोक दिया या उसका विरोध किया या 6 महीने तक अपने पास रख लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि उस सदन ने उस बिल का समर्थन नहीं किया है। तो राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन का निर्माण करेंगे और संयुक्त अधिवेशन जब वो बुलाएंगे तो उसकी अध्यक्षता जो की जाएगी वो स्पीकर के द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेंगे, सभापति जो होते हैं राज्यसभा के। अगर वो भी नहीं है तो फिर उपसभापति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और इतना ही नहीं, जो प्रस्तावना की भाषा है, तो प्रस्तावना की भाषा भी आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। तो प्रस्तावना की भाषा, तो विचार अमेरिका से है और भाषा अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से। तो इतनी सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब उसके बाद है जैसे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तो दक्षिण अफ्रीका से 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत 2 तरीके से की जाती है। पहला है जैसे संसद के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब हुआ 2/3 तत्कालीन सदस्यों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य राज्यसभा में भी होना चाहिए और 2/3 लोकसभा में होना चाहिए। तो जब तत्कालीन सदस्यों के जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं राज्यसभा में भी अगर 2/3 समर्थन मिल जाए, लोकसभा में मिल जाए, तो उसको विशेष बहुमत करते हैं। और एक विशेष बहुमत के तहत ही होता है। तो राज्यसभा में भी राज्यसभा के भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 होने चाहिए और इसके साथ साथ लोकसभा में भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 50% जितने भी मौके पर हैं उसके 50% राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन होना चाहिए। तो मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई मामला है या केंद्र और राज्य के संबंध से कोई मामला है, तो ऐसे मामले में या पंचायती राज व्यवस्था के मामले में 2/3 संसद का तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ 50% राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन होना चाहिए। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत, साधारण बहुमत छोड़ दीजिए, तो 368 के तहत इसमें इसका प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जैसे और भी कई देश हैं तो उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी इसमें सुधार करना होगा, जो डिस्कशन करना होगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।